देश का चुनाव हो चुका है और चुनाव होने के बाद अब सरकार बनने की प्रक्रिया बहुत तेजी से है। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको नई नई परिभाषाएं दी जा रही हैं, उसके नेता चुने जा चुके हैं नरेंद्र मोदी, और रविवार को शपथ ग्रहण हो जाएगा। इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, बातें तो बहुत सारी रही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस चुनाव के अंदर युवा राजनीति बहुत तेजी से चली। आप यूं माने कि देश के अंदर 4 तो सांसद ऐसे हैं जो मेरी नजर में हैं कि जिनकी उम्र अभी 25 साल से, और किसी की 25 साल 3 महीने, किसी की 25 साल 5 महीने, 25 साल 7 महीने, 8 महीने ऐसी उम्र है। पुष्पेंद्र सरोज है, प्रिया सरोज है, शांभवी चौधरी है, संजना जाटव है। ये 4 युवा बिल्कुल सांसद है, यूथ, जिनको की पहली बार चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। इस लिहाज से देखें तो न केवल ये सांसद बल्कि पूरे देश के अंदर अब की बार युवा राजनीति उफान पर थी। चाहे वो अखिलेश यादव थे, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे चिराग पासवान, राहुल गांधी, ये तमाम यूथ आइकन थे जिन्होंने पूरे मशक्कत के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते हुए अपने अच्छे परिणाम दिए। यूथ राजनीति को लेकर के युवाओं में हमेशा एक वर्चस्व बना रहता है कि आगे की राजनीति कैसी होगी और युवाओं के मुद्दे कौन होंगे। इन कुछ बातों को लेकर के मैं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के और खासकर पलवल जिले के उपाध्यक्ष हैं। आजकल वैसे सक्रिय जो व्यक्ति हो उसके लिए कोई जिले और क्षेत्र की सीमाएं नहीं हुआ करती, इसलिए मैंने हरियाणा का बोला। आपको उभरते हुए युवा नेता है, हरियाणा सरकार के जो पूर्व कैबिनेट वजीर थे सुभाष कत्याल, उनके बेटे हैं, और आजकल वो भी राजनीति में अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, राजीव कत्याल। राजीव कत्याल, स्वागत है आपका। नमस्कार संजय, धन्यवाद। मैं कह रहा था कि यूथ राजनीति बढ़ रही है जी, और आप भी युवा हैं जी, उभरते हुए चेहरे हैं, पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, और देश और प्रदेश की आजकल डिमांड है, तो राजीव कत्याल की भी कोई तैयारियां हैं? देखिए संजय जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि भारत हमारा देश युवाओं का देश है, और भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें आज कहा जाता है पूरे विश्व में युवा ही वो शक्ति है जो किसी देश को आगे ले जाने में, तरक्की करने में सबसे कारगर साबित होती है। तो भारत आज पूरे विश्व में सबसे युवा देश माना जाता है जी। तो निश्चित रूप से जब भारत सबसे युवा देश है तो युवाओं की अनदेखी तो की नहीं जा सकती। तो हर राजनीतिक पार्टी, जैसा आपने बताया कि मैंने देखा अभी पिछले चुनावों में 4 युवा प्रत्याशी जो 25-25 साल की उम्र के थे, एक पुष्पेंद्र सरोज जो हमारे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से, जिनको 25 साल 3 वर्ष की जिनकी उम्र है और उनको सांसद का दायित्व मिला जनता के प्यार से। ऐसे ही राजस्थान में भी आप देखें शांभवी चौधरी है, वो भी बिहार से, शांभवी चौधरी बिहार से हैं, संजना जाटव है राजस्थान, संजना जाटव राजस्थान से हैं, शांभवी चौधरी तो जी हमारे जो पासवान साहब हैं उनकी पार्टी से, हमारे सहयोगी एनडीए की उनसे हैं। तो ऐसे बड़े युवा साथियों को बड़ा मौका मिल रहा है, तो ये सब युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। मैं भी पिछले काफी समय से अपने पलवल क्षेत्र में और अपने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, और निश्चित रूप से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हूं, पार्टी जो दायित्व देती है संगठन में जिले का उपाध्यक्ष होने के नाते निभा भी रहा हूं। लेकिन इस सबसे अलग एक युवा होने के नाते मेरे भी मन में ये इच्छा है, मुझे भी ये प्रेरणा मिलती रहती है कि हमें अपने भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाना है, और भारत को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्षेत्र से शुरुआत करनी है। तो पलवल क्षेत्र में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक युवा के नाते मैं देखता हूं कि हमारे युवाओं की क्या सोच है, युवाओं की क्या डिमांड है, क्या आकांक्षाएं हैं, तो मुझे उन सबको पूरा करना है। इसी प्रेरणा को लेकर मैं भी राजनीति में सक्रिय हूं, और अगर मुझे कोई मौका मिलता है जनता की तरफ से और पार्टी की तरफ से तो निश्चित रूप से पलवल क्षेत्र को मैं बहुत आगे लेकर जाऊंगा, ऐसी मेरी। चलिए पलवल आगे आते हैं, पहले आप ये बताएं आप लेकर आगे ले जाएंगे जी। पलवल की 5 मूलभूत समस्याएं क्या समझते हैं, और पलवल के अंदर 5 ऐसे कौन से काम है जो आप सोचते हैं होने चाहिए? देखिए, जहां तक कामों की बात, आपने बड़े अच्छा सवाल किया। एक युवा या कोई भी व्यक्ति जब अपना जिंदगी स्टार्ट करता है, सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा, हमारा क्षेत्र पलवल है, फरीदाबाद से नजदीक है। पलवल पहले फरीदाबाद जिले का ही भाग हुआ करता था, तो इस कारण से पलवल में अभी शिक्षा के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उस स्तर की होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं मानता हूं शिक्षा के क्षेत्र में पलवल में सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए अच्छे लेवल के, जहां पर अच्छे अध्यापक हों, अच्छे जहां पर कोर्स मटेरियल हो, वहां ऐसे स्कूल खोलने की जरूरत है पलवल में। नंबर 1
दूसरा रोजगार परक शिक्षा भी होनी चाहिए। ऐसी वही बता रहा हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी गोधौला में एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी, इसी सोच के साथ करी कि बच्चे खाली पढ़े लिखे ना हो, दक्ष भी हो, वो किसी पर बोझ ना हो, वो स्वयं इतना उनमें दक्षता आ जाए, तकनीकी रूप से इतने सक्षम हो कि वो अपने रोजगार में उनको मिल पाए। चलिए, लेकिन पलवल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पलवल इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हमारे पलवल की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति आप देखें, केएमपी और केजीपी के माध्यम से जुड़ा हुआ है हमारा पलवल, और अब तो मुंबई एक्सप्रेसवे जो जा रहा है यहाँ से बड़ोदरा, वो भी हमारे पलवल के बीच से भी निकल कर जा रहा है जी। तो मेरी ऐसी ये भी एक कोशिश हमेशा रहेगी आगे कि पलवल में रोजगार के लिए हमारे बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता है, हम हर किसी का लाल जो पढ़ने के बाद अगर वो माँ बाप के साथ नहीं रह पाता, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की थोड़ी सी दिक्कत है, उसके लिए मेरी ऐसी प्रयास भी रहेगा। और ऐसी जो आपने पूछा क्या कमियां हैं, तो मुझे ऐसा भी लगता है इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। पलवल के पास हमें आईएमटी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और यहाँ इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पार्टी ने पीछे, जब आप देखें हमारे दुष्यंत चौटाला जी उद्योग मंत्री भी थे, तो उन्होंने बात उठाई थी कि पलवल के आसपास आईएमटी की स्थापना होनी चाहिए। तो मेरा ये पूरा प्रयास भी रहेगा आगे कि ये जो खाली योजना मात्र जो अभी दिमाग में है, इसको कारगर रूप में भी इसको स्थापित किया जाए, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार यहीं पर मिल सके। 4 हो गए, पांचवा जो आप गंदगी की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई हमारे शहर से निकले या हमारे शहर में कोई आए और हमारे शहर के लोग भी, उनको एक स्वच्छ वातावरण में रहने का पूरा मूलभूत अधिकार है। इसके लिए जो गंदगी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सरकार प्रयासरत भी है, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, हर किसी व्यक्ति के अपने तरीके होते हैं कार्य करने के। तो मुझे लगता है कि अगर मैं पलवल का अगर कोई मुझे दायित्व मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है, तो निश्चित रूप से सबसे मेरी जो पहली प्राथमिकता होगी, पलवल को बाकी जो सब साफ सुथरे शहर हैं उनकी श्रेणी में लाकर सबके मतलब ना केवल राजमार्ग बल्कि सिटी के अंदर का इंफ्रा अच्छा हो जी। चलिए, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सफाई व्यवस्था और सेहत, ये आपने 5 मुद्दे होते हैं। अब बात करते हैं पलवल की राजनीति जी। दीपक मंगला यहाँ के विधायक हैं, करण सिंह दलाल यहाँ के पूर्व विधायक हैं जी। आपके पिताजी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं काफी, और आज भी सक्रिय हैं जी। एक चौथे नेता है सुभाष चौधरी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ राजीव जी, पहले मैं बात करता हूँ कांग्रेस की, फिर आपकी पार्टी पे आऊंगा। बिल्कुल, सुभाष चौधरी कह रहे हैं कि 70,000 वोट से महेंद्र प्रताप जी को 70,000 वोट मिले, लगभग 25,000 वोट से वो हार गए। सुभाष चौधरी कह रहे हैं कि ये वोट मैंने दिलवा दिए, करण सिंह दलाल का दावा होगा मैंने दिलवा दिए जी। तो आखिर एक बात तो ये कि कितना बड़ा तो सुभाष चौधरी का दावा है, और क्या करण सिंह दलाल उसको काउंटर करेंगे, ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। हालांकि सवाल उन दोनों का है, पर क्योंकि आप सक्रिय हैं, राजनीति का सवाल सभी से हो सकता है जी। जी देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद ये स्थिति है। सुभाष चौधरी जी हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं, अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इन्हीं चुनावों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। मैं एक बात की तो उनकी तारीफ भी करना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी, तो पहले तो हालांकि उनको पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी, लेकिन चलो ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो खुलकर चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ रहे। लेकिन उनका ये कहना कि मैं 70,000 की 70,000 वोट जो उनको मिली सारी मेरी वजह से मिल गई, ये तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात हुई। पहले भी आपने देखा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का 2019 में विधानसभा का चुनाव था, तो मेरे पिताजी ने भी और हमने भी बड़ी मदद करी मंगला जी की, और सबके सामूहिक प्रयास से वो चुनाव जीते। लेकिन सुभाष चौधरी जी जब भी कहते थे कि तीनों की तीनों सीट पलवल होटल अतीन मेरे प्रयासों से, मेरी वजह से जीते। उसके बाद वो पार्टी में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होते हुए, नेता होते हुए, उन्होंने हमारे जो नगर परिषद के प्रत्याशी थे यशपाल जी, उनकी पार्टी में रहकर खिलाफत करी। तो मैंने जब भी अभी आपको बोला कि मैं उनकी तारीफ करूंगा कि कम से कम इस बार उन्होंने पार्टी के बाहर कर दिया। जो नीति होती है, जो आपकी मैं कहना चाहूंगा मोरल्स होते हैं, कि पार्टी में रहकर तो कम से कम पार्टी के प्रत्याशी की खिलाफत नहीं करनी चाहिए। तो जो कि उन्होंने नगर परिषद के चुनाव में करी, और नगर परिषद के चुनाव में भी 2,500 वोट से हमारे प्रत्याशी जीते, तब भी इन्होंने सारा ये दम भरा कि वो मेरी वजह से धीरज कुमार थे, उनको इतनी वोट मिल गई। तो अब की बार फिर वो 70,000 वोट की गिनती अपनी गिन रहे हैं। तो मैं तो एक सवाल जनता के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो इस बात का ही जवाब दे दें कि 70 की 70,000 वोट उन्हीं की वजह से मिली, तो इसका मतलब जो कांग्रेस प्रत्याशी तय किया गया कांग्रेस ने, चौधरी महेंद्र प्रताप, जो 5-6 बार पहले भी विधायक रहे, तो क्या उनका अपना कोई आधार, कोई औचित्य नहीं था?
क्या यहाँ पर पलवल में जो कांग्रेस पार्टी के, जैसा आपने नाम लिया चौधरी करण सिंह दलाल, अब ये तो आपस में ये दोनों तय करेंगे कि 70,000 वोट जो मिली वो सुभाष चौधरी जी के प्रयासों से मिली या करण दलाल जी के प्रयासों से मिली। अगर सुभाष चौधरी जी का अगर ये दावा पुख्ता मान लिया जाए कि 70,000 वोट उन्हीं के प्रयासों से मिली, तो इसका मतलब करण दलाल जी का कोई औचित्य, कोई यहाँ पर जो पहले कहा करते थे उनके पास भी 10-5 हजार वोट उनके साथ हमेशा रहती हैं, तो वो उनके साथ कुछ नहीं है, उनका राह खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इनकी बात को ये मान लिया जाए कि 70,000 वोट इनकी वजह से नहीं मिली, दलाल साहब का वर्चस्व है उसकी वजह से मिली, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, बड़ा सोचने लायक प्रश्न है कि दलाल साहब जो कहते थे कि हरियाणा की राजनीति पलवल के इर्द गिर्द घूमती है, टिकटों का बंटवारा पलवल की चौखट से होता है, पहले तो उनको खुद टिकट नहीं मिल पाई। मुझे तो ऐसा लगता है पूरे के पूरे चुनाव में वो टिकट उनको जो एमपी की नहीं मिली, इस हताशा से ही वो निकल नहीं पाए बाहर। इस हताशा में उन्हें किसी भी पलवल के व्यक्ति ने सक्रिय रूप से नहीं देखा कि वो चुनाव में कहीं लगे हों। 1 या 2 दिन तो उन्होंने कहीं ना कहीं गए, लेकिन जो व्यक्ति विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहा हो या पिछले कहते हैं 3 साल से लोकसभा की तैयारी कर रहा था, तो क्या वो 2 या 3 दिन ही सक्रिय रहता क्या चुनाव के क्षेत्र में? और जो व्यक्ति 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा में तैयारी कर रहा था, क्या वो खाली पलवल तक सीमित रहता? या ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं हरियाणा का रहता हूँ, हरियाणा में टिकटें मेरे यहाँ से बढ़ती हैं, तो क्या वो पलवल में इतना कम सक्रिय रहता? क्या उनके सारे कार्यकर्ता जो भी हैं, उनके कार्यकर्ता तो कहीं हाशिए पे दिखाई भी नहीं दिए पूरे पलवल के चुनाव में? तो मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा सोचने लायक सवाल है कि अगर फिर भी 25,000 वोट से हारे पलवल से कांग्रेस पार्टी, तो पहले तो ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वो चुनाव में सक्रिय थे, उनके सक्रिय रहते हुए भी 25,000 से हारे, तो उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। और जो कि सुभाष चौधरी जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया करण दलाल जी पर कि करण दलाल जी तो बीच में चुनाव छोड़कर भाग गए थे, तो इस स्थिति को स्पष्ट भी करना जरूरी है कि वो चुनाव छोड़कर भाग गए थे, इस कारण से हार हुई, या वो चुनाव में साथ थे फिर भी उनके कारण उनके रहते हुए 25,000 से। चलिए ये क्वेश्चन जनता के सामने, ये उनका सवाल है, वो भी जनता को जवाब देंगे। जी जी जी, आपकी पार्टी का सवाल करता हूं जी। 2014 में आपकी पार्टी के सांसद बने कृष्णपाल गुर्जर पलवल विधानसभा से चुनाव जीते, बड़ा भारी मार्जिन था जी। 2014 के उस चुनाव के बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ, दीपक मंगला को टिकट मिला, दीपक मंगला चुनाव हार गए, जीत गए नहीं 2014 जी। उसके बाद 2019 का फिर लोकसभा का चुनाव आया, कृष्णपाल गुर्जर लगभग 86,000 वोटों से चुनाव जीते जी पलवल विधानसभा से। फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, आप भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के सभी नेता साथ थे जी, दीपक मंगला को टिकट मिला और दीपक मंगला लगभग 29-30,000 वोट से चुनाव जीत गए। बिल्कुल। उसके बाद नगर परिषद का चुनाव हुआ, आज से लगभग 1.5 साल पहले। आपकी पार्टी का कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से 2500-2600 वोट से चुनाव जीत पाया, बामुश्किल जी। और अब खुश तो आप हो सकते हो कि 24-25,000 से आप चुनाव जीत गए, लेकिन 86,000 वाला मार्जिन वो 25,000 पर आ गया, 24,000 पर आ गया, तो क्या आपकी पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही है या संगठन क्षमता आपकी खत्म हो चुकी है? देखिए संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जो चुनाव हुए, ये लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी पहले सरकार में थी और तीसरी बार सरकार में आने के लिए चुनाव हो रहा था। तो लोगों की मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आस्था थी। इसी का परिणाम मैं मानता हूं जो आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की जो मिलकर सरकार बनी, आज माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कल परसों उनकी ओथ भी होगी 9 तारीख को, कल उनकी ओथ भी होगी। लेकिन जब कोई पार्टी लगभग 10 साल से सत्ता में हो, तो लोगों की बहुत अपेक्षाएं उस पार्टी से, उस दल से होती हैं। निश्चित रूप से कुछ काम हो भी जाते हैं, कुछ काम रह भी जाते हैं। इसकी वजह से वोट प्रतिशत जो हमारी पार्टी का रहा कुछ कम रहा। लेकिन जो पलवल की आप स्पेसिफिक बात करते हैं, पलवल में पहले नगर परिषद में वोटों का कम थोड़ा होना, जीत का अंतर, और अब लोकसभा के चुनाव में भी 25,000 एक बड़ा अंतर होता है चुनाव का, कोई छोटा अंतर नहीं है। 25,000 से हम जीते, तो मैं बड़ी ये मानता हूं पार्टी के हर कार्यकर्ता की जो मेहनत थी उसका परिणाम है। सब कलेक्टिव होकर सबने सामूहिक रूप से मेहनत करी, इसी की वजह से जीत हुई। लेकिन हाँ, 86,000 वोट तकरीबन पिछली बार थी जो मार्जिन था, अब वो 25,000 पर आया। 19,000 वोट थे केवल कांग्रेस के 2019 के चुनाव में, केवल 19,000। जी जी जी, मैं मानता हूं कि जो चुनाव में हमारा जो जीत का अंतर 90,000 पहुंच गया लगभग, अब 70,000 पहुंच गया लगभग जी। मैं वो जीत का अंतर ही बता रहा हूं कि उनका 19,000 पिछली बार वोट मिली, इस बार उनको तकरीबन 70,000 वोट मिली। तो जीत का अंतर पिछली बार 86,000 का था पलवल विधानसभा क्षेत्र से, इस बार जीत का अंतर 25,000 के तकरीबन है। तो निश्चित रूप से जो वोट परसेंट कम हुआ, जीत का जो मार्जिन है, हम उसमें समीक्षा भी करेंगे कि क्या कारण रहे। हमारी जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं हमारी पार्टी के,
वो भी इस बारे में बिल्कुल देख रहे होंगे, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी सब आंकड़े को देख रहा होगा और इस पर जरूर मुआयना भी किया जाएगा, इस बात की समीक्षा भी की जाएगी क्या कारण रहा, किस कारण से कम हुआ। तो ये तो निश्चित रूप से मुझे इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है और इस बारे में जरूर इस बारे में विवेचना भी की जाएगी। चलिए, कांग्रेस वाले को कह रहे हैं, जो सुभाष चौधरी वाला दलाल वाला आपसे मैंने सवाल किया जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले, इसकी भी किसी नेता की ठेकेदारी है या पार्टी को वोट मिला? देखिए, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को लेकर आगे चलती है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र में कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी था और उसके लिए ही सब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता सामूहिक रूप से मिलकर मेहनत करते हैं। जो कोई बीच में एक आध व्यक्ति पार्टी में रहते हुए भी अगर कोई खिलाफत भी करता है तो उसके लिए भी हमारे शीर्ष नेताओं का बयान भी है कि उसकी पहचान कर ली जाएगी। लेकिन मुझे बड़ा सुखद एहसास है कि पलवल में कम से कम ऐसा कोई हमारा नेता ऐसा नहीं था जिसने पार्टी में रहते हुए गद्दारी की हो या भीतरघात की हो। मतलब काली भेड़ पलवल में कोई नहीं है, ऐसी काली भेड़ हमारी नजर में नहीं है। सबने, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, सबने सामूहिक रूप से मेहनत करी। हमने भी, मेरे पिताजी ने, उनकी 76 वर्ष की उम्र है, वो एक युवा की भांति मेहनत करते हुए हमेशा सक्रिय रहते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में और हमने भी काफी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी, युवाओं को इकट्ठा किया, हर क्षेत्र में पलवल के हर कोने पे हमने भी जाकर लोगों को इकट्ठा करके अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगी। तो इस सबका ही सामूहिक प्रयास है कि जो हमारी पार्टी है भारी मतों से जीत। चलिए, अंतिम सवाल पे आते हैं जी। जहां शुरू किया था वही वापस आ रहा हूं कि युवा राजनीति है और राजीव कत्याल से मैंने पूछा तो विधानसभा क्षेत्र पलवल ही आपकी कर्मशाला कार्यशाला रहने वाली है? तो बिल्कुल, इसमें कोई बात ही नहीं। मेरे को बड़ा प्राउड है कि मैं पलवल में पैदा हुआ, पलवल में बड़ा हुआ, पलवल ही मेरा कर्म क्षेत्र है, पलवल से ही मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी है पूरी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ही दावेदारी है और अगर पार्टी का आशीर्वाद रहा तो इस बार पूरी कोशिश से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, अगर मुझे जनता का आशीर्वाद रहा तो यहाँ के लिए लड़ाई भी लड़ूंगा। और जो मेरे पिताजी ने एक लकीर खींची थी, ईमानदारी की मिसाल कायम की थी, पलवल क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री रहते हुए एक ईमानदारी का परचम लहराया, पलवल के लोगों का मान सिर जो उनका शान से ऊपर बढ़ाया। अब मैं विकास की उस सारी जो एक मील का पत्थर साबित करने वाले जो मैंने कार्य आपको बताए, उन पे कोशिश करता हुआ इतना आगे अपने क्षेत्र को लेके जाऊंगा कि हर व्यक्ति को, पलवल के व्यक्ति को नाज होगा कि राजीव कत्याल उनका बेटा उनकी बात पर, पूरे उनकी शान को आगे बढ़ाने पर पूरा खरा उतरा। पार्टी का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद तो 2 नंबर पे आएगा जब टिकट मिल जाएगी। पार्टी का आशीर्वाद कितनी उम्मीद मिल जाएगा? देखिए, पार्टी की तरफ से मुझे पूरा आश्वासन है और मेरे जो शीर्ष नेता हैं मेरा काम भी देख रहे हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण से पार्टी के कार्यों में, पार्टी की नीतियों का प्रसारण करने के लिए, पार्टी की नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा कोई कारण समझ नहीं आता कि जब पूरे देश में युवाओं की सोच, युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है तो हमारी पार्टी भी इससे छूती नहीं है। हमारी पार्टी भी युवाओं को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से हमें प्रोत्साहित करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी इस बार मुझ पर अपना आशीर्वाद रखेगी, मुझे प्रतिनिधित्व के लिए मौका देगी और मैं उनकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरूंगा, पार्टी को पलवल की सीट विजयी कराकर। तो ये थे राजीव कत्याल, जिनको विश्वास है कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी उन पर भरोसा जताएगी। बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, अपना नजरिया भी बताया कि पलवल में सेहत, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इस सब को लेकर उनकी क्या उनका एजेंडा है, क्या प्रोग्राम्स हैं। विश्वास है कि पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा और जनता का भी मिलेगा। इसके साथ साथ बड़ी बेबाकी से जवाब दिए अपनी पार्टी के और पलवल क्षेत्र की राजनीति से जुड़े सभी सवालों को लेकर। ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और आपको मिलवाते रहेंगे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक शख्सियतों से। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।